जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले ये सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, एकदम आप लोगों को एग्जाम में यही सब क्वेश्चन मिलेगा। तो आइएगा चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आइएगा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। पूछा जाएगा प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को जो है, बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य, पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार को। आगे का क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी, SEBI, सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। लेकिन जब सबसे अधिक कहेगा तो गोवा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जनवरी 1915। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था जनवरी 1915 में। आगे देखिएगा आगे का क्वेश्चन। आगे कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है, तो मिश्रित। क्या हो जाएगा, मिश्रित। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, सेवा को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। चलिएगा आगे देखिएगा। आगे कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। कोई भी आदमी काम जो करता है, मतलब पैसों के लिए जो काम करता है वो किस लिए करता है, जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। कृषि भी शामिल है, पशुपालन भी है, खनन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से है। कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा उद्योग। क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। आगे कहता है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक न है। तो आगे देख लिया जाए। आगे कहता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसका कथन है, ऐसा किसने कहा था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो गोवा।
कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। आगे कहता है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर जो है ये आय पर लगता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे आगे कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है यही करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका स्थापना 1954 में हुआ था। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। आगे कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में लगाया गया था। आगे कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। देखिए, राजकीय या राष्ट्रीय आय से जीवन प्रभावित नहीं होता है, जीवन जो है प्रति व्यक्ति आय से प्रभावित होता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा रहेगा तो अच्छा खासा ढंग से अपना रहेगा। आगे कहता है कि आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, आय का मतलब हुआ आमदनी, उपभोग का मतलब होता है खर्चा। आय में से खर्चा को निकाल देते हैं तो बचता है बचत, उसको कहते हैं बचत। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी। बी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे कहता है कि पीसीआई का अभिप्राय क्या है? पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ए नंबर हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। आगे कहता है प्लास्टिक मुद्रा है तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड ऑप्शन में है, ए नंबर हो जाएगा, ये प्लास्टिक मुद्रा है। आगे क्वेश्चन कहता है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपा है। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपा है। नेपाल की मुद्रा रुपा है। टाका बांग्लादेश का है, अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पौंड है। आगे एटीएम का विस्तारित रूप होता है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, आगे मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, रुपया है। रुपया के बिना जीवन अधूरा है। आगे कहता है साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। पहले कागज का नोट नहीं चलता था, सोनों का सिक्का, चांदी का सिक्का चलता था, लेकिन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है कागज का नोट। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास है। आरबीआई का स्थापना हुआ 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और नोट जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई को ही है, केवल 1 रुपया के नोट को छोड़कर। 1 रुपया का नोट जो है भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आगे कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पौंड, ईरान का दिनार है। ईरान का क्या है? दिनार है। आगे कहता है कि 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग द्वारा। आगे का क्वेश्चन कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। मुद्रा लेकर के आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके बदले मुद्रा दे सकते हैं। आगे कहता है साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास से है। किससे है? विश्वास से है। डी नंबर हो जाएगा, विश्वास से है। आगे कहता है कि स्वीडन की मुद्रा, तो स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना है। रूबल रूस का है। डॉलर अमेरिका का है। पौंड इंग्लैंड का है। आगे कहता है
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई जारी करता है। आगे कहता है इराक, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा है दिनार, ठीक है, इराक की मुद्रा दिनार है। ईरान का एगात रियाल। डॉलर किसका है? डॉलर क्या कहते हैं? अमेरिका का है। टका बांग्लादेश का है। आगे कहता है कि टका किस देश की मुद्रा है? तो टका क्या कहते हैं? बांग्लादेश का है। टका किसका है? बांग्लादेश का है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा यूरो। ये क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। आगे कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है महाजन है। ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई आदमी होता है जो पैसा ब्याज पर देता है और बदले में उससे सूद खाता है, जिसको सूदखोर भी कहते हैं। आगे कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक एक संस्था है जो क्या होता है, मतलब वित्त वाला काम करता है, कर्ज उर्ज देने का काम करता है। आगे कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। आगे कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, ये हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए, आगे कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 1969 में, 1969 में। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। क्या हुआ? 1935 में हुआ। आगे कहता है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, काहे कि वहाँ सिलिकॉन अधिक मात्रा में मिलता है। आगे कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तो इनमें से सभी, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। मॉल जो है सरकारी मॉल नहीं होता है, बाकी सरकारी सब कुछ होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है। बिहार संपन्न है। बिहार किस मामले में संपन्न है? तो कृषि के मामले में क्या है? संपन्न है, कृषि के मामले में संपन्न है। आगे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। बीमारू राज्य कौन नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं? देखिए, बीमारू BIMARU, बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो बी से आपका हो गया बिहार, और MS मतलब हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। आर से हो गया राजस्थान, और यू से क्या कहते हैं? यू से हो गया उड़ीसा। यू से क्या हो गया? उड़ीसा। ये चार गो आपका बीमारू राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये चार गो आपका बीमारू राज्य है। कर्नाटक आपका जो है, कर्नाटक जो है, कर्नाटक क्या कहते हैं? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और उड़ीसा, ये चार गो बीमारू राज्य है, ठीक है। आगे कहता है कि मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा का काम जो है ना, क्या कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है, किस क्षेत्र में रहेगा? तो ये रहेगा सेवा के क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में रहेगा? सेवा के क्षेत्र में। जो देश विकसित हो जाता है वहाँ के लोग खेती उती बहुत कम करता है, उद्योग भी कम करता है, सेवा में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है बीमारू BI से बिहार हो गया, MA से मध्य प्रदेश हो गया, R से राजस्थान हो गया और U से उड़ीसा हो गया। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में बिहार है, तो ऑप्शन नंबर डी में बिहार है, इसी को टिक मार देना है। आगे कहता है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा को मनरेगा अब मनरेगा कर दिया गया है, और मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 3 अंग हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग ये भी है, कोका कोला भी है, पार्ले। ये पार्ले जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995 में। इसी को कहते हैं WTO ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना 1995 में हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, आगे कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, तो इन्फोसिस ये जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं लगता है, इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है, बिना शुल्क का रहता है। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क या उलमार्क? जल्दी से बताइए। तो सोने के आभूषण की शुद्धता का पहचान जो है हॉलमार्क से किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, आप लोग वीडियो के नीचे एकदम सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख करके तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर इस सबको कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में बहुत ही जल्द। जय हिंद।